नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एशियन न्यूज में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। भारत और बांग्लादेश के बीच 54 नदियां बहती हैं। 12 दिसंबर 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री देवगौड़ा और शेख हसीना के बीच हुई गंगा जल संधि पर दस्तखत किए गए थे और ये संधि 30 सालों के लिए थी, जो कि आपको बता दें साल दिसंबर में खत्म हो रही है। बांग्लादेश समझौते को लेकर बेताब है, तो दिल्ली इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। आखिर क्या इसके पीछे का रहस्य, देखिए इस रिपोर्ट में। गंगा जल समझौते का खत्म हो रहा कार्यकाल, नदियों के जल पर गहराने लगा बड़ा सवाल। 54 नदियों का पानी दोनों देश करते हैं साझा। अब नए समझौते में भारत का पलड़ा भारी। ढाका ने बातचीत का भेजा नया प्रस्ताव। दिल्ली के बदले रुख से बड़ा भारी तनाव। फरक्का बैराज पर उठने लगे बड़े सवाल। बिहार में बाढ़ और गाद से बुरा हाल। 30 साल पुरानी संधि का बदलेगा अब रूप। कूटनीतिक मेज पर बदलेगी अब जल धूप। जल कूटनीति पर अब भारत दिखाएगा कड़ा रुख। पड़ोसी को भुगतना होगा अब अपना हर दुख। राष्ट्रीय सुरक्षा का अब हथियार बनेगा यह पानी। दुश्मन के आगे अब नहीं चलेगी कोई नादानी। अपनी शर्तों पर ही होगी अब अगली बात। गंगा जल संधि भारत और बांग्लादेश के बीच के विवाद का एक नया केंद्र बन गया है। गंगा जल संधि इस साल दिसंबर में खत्म हो रहा है और बांग्लादेश सरकार ने इसको लेकर एक आंतरिक विशेषज्ञ समिति बनाई है। इस समिति का काम 30 साल पुरानी इस संधि के भविष्य पर आगे की बात करना है और इसने नई दिल्ली को चर्चा शुरू करने का अनुरोध भेजा है। बांग्लादेश ने 8 जून को बातचीत का अनुरोध भेजा था, लेकिन भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच 54 साझा नदियां हैं। हमारे पास संयुक्त नदी आयोग है, जो दोनों देशों के बीच साझा नदियों से जुड़े मुद्दे को सुलझाने के लिए एक व्यवस्थित द्विपक्षीय तंत्र है। हम पानी और नदियों से जुड़े मुद्दों पर अपने द्विपक्षीय सहयोग के तहत इन मामलों पर विचार करेंगे। सरकारी सूत्रों का कहना है कि बातचीत सही तरीके से यानी ज्वाइंट रिवर्स कमीशन के जरिए और ऐसे समय पर होगी जो दोनों पक्षों के लिए सुविधाजनक हो। ढाका ने 2026 की भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सीमा पार नदियों के पानी के बंटवारे से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर नई दिल्ली के साथ बातचीत करने के लिए एक आंतरिक समिति बनाने का कदम उठाया है। उन्नीस की गंगा जल संधि इस साल समाप्त हो रही है। बांग्लादेश चाहता है कि इस संधि के नवीनीकरण और पानी के न्याय संगत बंटवारे पर भारत के साथ जल्द से जल्द औपचारिक बातचीत शुरू हो। दोनों देशों के बीच 54 नदियां बहती हैं। 12 दिसंबर 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री देवगौड़ा और शेख हसीना के बीच हुई गंगा जल संधि पर दस्तखत किए गए थे और ये संधि 30 सालों के लिए था, जो इस साल दिसंबर में खत्म हो रहा है। ये संधि 1949 और 1988 के बीच पानी के बहाव के आकलन के आधार पर तैयार किए गए एक फॉर्मूले और एक सांकेतिक शेड्यूल के तहत तैयार किया गया है। इसके तहत साल के शुरुआती 6 महीनों यानी 1 जनवरी से 31 मई के दौरान पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज से छोड़े जाने वाले पानी की न्यूनतम मात्रा तय करती है। अगर फरक्का बैराज पर पानी की उपलब्धता 70,000 क्यूसेक से कम हो जाती है तो दोनों देशों को लगभग 50% हिस्सा मिलता है। अगर बहने वाले पानी की मात्रा 75,000 क्यूसेक से ज़्यादा है तो भारत को लगभग 40,000 क्यूसेक पानी मिलता है और बाकी पानी बांग्लादेश चला जाता है। सिवाय 11 मार्च से 10 मई के बीच की अवधि के, इस अवधि के दौरान भारत और बांग्लादेश दोनों को 10-10 दिनों के 3 बारी वाले दौरों में 35,000 क्यूसेक पानी मिलने की गारंटी होती है। 70,000 क्यूसेक 50%, 50%, 75,000 क्यूसेक से ज़्यादा 40,000 क्यूसेक, 35,000 क्यूसेक। 11 मार्च से 10 मई के बीच 35,000 क्यूसेक, 35,000 क्यूसेक। गंगा जल संधि के 30 वर्षों के अनुभव को देखते हुए नए समझौतों में केवल पानी की मात्रा ही नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन और नदियों में पानी के घटते न्यूनतम स्तर को ध्यान में रखकर नया फॉर्मूला तय किया जाना चाहिए। ये संधि इस साल खत्म हो रही है, लेकिन ये समझौता भारत बांग्लादेश संबंधों के मुख्य आधारों में से एक बना हुआ है। नई दिल्ली का मानना है कि संबंधित मंत्रालय यानी जल शक्ति मंत्रालय ढाका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। इसके लिए सही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, बशर्ते दोनों देश बातचीत के लिए आपसी सहमति से तारीखें तय कर लें। भारत और बांग्लादेश के बीच कई नदियां हैं। असल में 54 नदियां हैं जो दोनों देशों में बहती हैं।
हमारे पास एक संयुक्त नदी आयोग है जो दोनों देशों के बीच साझा की जाने वाली सभी नदियों से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए एक व्यवस्थित द्विपक्षीय तंत्र है। हम पानी और नदियों से जुड़े मुद्दे पर अपने व्यवस्थित द्विपक्षीय सहयोग के तहत इन मामलों पर भी विचार करेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 54 नदियां बहती हैं, जो भारत के पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा से निकलकर बांग्लादेश में जाती हैं। ये कौन कौन सी नदियां हैं, आइए इसे ग्राफिक्स के माध्यम से समझ लेते हैं। भारत और बांग्लादेश की 54 साझा नदियां रायमंगल पश्चिम बंगाल, सतखीरा, इचामती, कालिंदी पश्चिम बंगाल, सतखीरा, बेटना कोदालिया पश्चिम बंगाल, जैसो, भैरव कोबादक पश्चिम बंगाल, मेहरपुर, माथाभंगा पश्चिम बंगाल, मेहरपुर, गंगा पद्मा पश्चिम बंगाल, बिहारन बाबूगंज, पागला पश्चिम बंगाल, नवाबगंज, अत्राई पश्चिम बंगाल, नौगांव, पुनर्भवा पश्चिम बंगाल, नौगांव, तेतुलिया पश्चिम बंगाल, दिनाजपुर, टांगवान पश्चिम बंगाल, दिनाजपुर, पुलिक पश्चिम बंगाल, ठाकुरगांव, नागर पश्चिम बंगाल, ठाकुरगांव, महानंदा पश्चिम बंगाल, नवाबगंज, दाहोक पश्चिम बंगाल, पंचगढ़, करतिया पश्चिम बंगाल, पंचगढ़, तलमा पश्चिम बंगाल, पंचगढ़, घोड़ामारा पश्चिम बंगाल, नीलफामारी, देवनाई जमुनेश्वरी पश्चिम बंगाल, नीलफामारी, बूढ़ी तीस्ता पश्चिम बंगाल, नीलफामारी, तीस्ता सिक्किम पश्चिम बंगाल, नीलफामारी, लालमोनीरहाट, दूधकुमार असम, कुरीग्राम, ब्रह्मपुत्र असम अरुणाचल प्रदेश, कुरीग्राम, जिंजराम मेघालय असम, कुरीग्राम, चिल्लाखाली मेघालय, शेरपुर, भोगई मेघालय, शेरपुर, मिताई मेघालय, मयमनसिंह, सोमेश्वरी मेघालय, नेत्रकोड़ा, जादूकाटा मेघालय, सुनामगंज, दमलिया मेघालय, सुनामगंज, नवागंगा मेघालय, सुनामगंज, उमियम मेघालय, सुनामगंज, ढाला मेघालय, सिलहट, पियेन मेघालय, सिलहट, सारी बोयाइन मेघालय, सिलहट, सुरमा असम, मणिपुर, सिलहट, कुशियारा असम, सिलहट, सोनाई बरदल असम, सिलहट, जुरी त्रिपुरा असम, मौलवी बाजार, मनु त्रिपुरा, मौलवी बाजार, धलाई त्रिपुरा, मौलवी बाजार, लोंगला त्रिपुरा, मौलवी बाजार, कोवाई त्रिपुरा, हबीगंज, सुतांग त्रिपुरा, हबीगंज, सोनाई त्रिपुरा, हबीगंज, हावड़ा त्रिपुरा, ब्राह्मणबाड़िया, बिजौनी त्रिपुरा, ब्राह्मणबाड़िया, सलदा त्रिपुरा, ब्राह्मणबाड़िया, गुमटी त्रिपुरा, कोमिला, काकराय, डकातिया त्रिपुरा, कोमिला, सिलोनिया त्रिपुरा, फैनी, मुहरी त्रिपुरा, फैनी, फैनी त्रिपुरा, खगड़ाछड़ी। पड़ोसी देशों के साथ जल सहयोग और द्विपक्षीय तंत्र स्थापित है, लेकिन किसी भी समझौते या समीक्षा में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीकी पहलुओं और स्थानीय राज्यों की जरूरतों को सर्वोपरि रखा जाएगा। तो पहले आइए सिंधु जल समझौते के वर्तमान को समझते हैं। बात वर्तमान की करें तो पिछले 6 दशकों से जिस सिंधु जल समझौते को दुनिया की सबसे सफल राजनयिक जीतों में गिना जाता था, आज वो इतिहास के सबसे बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। ये वही समझौता है जो भारत पाकिस्तान के बीच कई युद्धों, आतंकी हमलों और दशकों की कड़वाहट के बाद भी कभी नहीं टूटा, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। इसका बड़ा कारण अप्रैल 2025 में हुआ पहलगाम आतंकी हमला है। इसके बाद भारत ने सख्त एक्शन लेते हुए इस समझौते को स्थगित कर दिया है। साफ शब्दों में कहें तो नई दिल्ली ने आतंकियों के पनाहगाह पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने और पानी को एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। इस बात को ऐसे समझिए कि पाकिस्तान हमेशा से भारत के पानी पर मौज करता आया है, लेकिन अब भारत ने जमीनी स्तर पर गेम बदल दिया है। इसी कारण पहले से कंगाल पाकिस्तान अब बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। खैर, नापाक पड़ोसी की चिंता का विषय केवल यही नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान की चिंता का विषय चेनाब व्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट भी है। इसको ऐसे समझिए कि भारत हिमाचल प्रदेश में 8.7 किलोमीटर लंबी एक टनल बनाने जा रहा है। इसके जरिए चेनाब की सहायक नदी चंद्र नदी के पानी को मोड़कर व्यास बेसिन में लाया जाएगा। यानी जो पानी बहकर पाकिस्तान जाता था उसे भारत अपने इस्तेमाल में लेगा। भारत ने सिंधु, झेलम और चेनाब पश्चिमी नदियां पर जल विद्युत और सिंचाई परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर तेज कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान ने जब इस पर आपत्ति जताई और मध्यस्थता अदालत से भारत के खिलाफ फैसले दिलवाए, तो भारत ने साफ कह दिया कि हम ऐसी किसी गैर कानूनी अदालत को नहीं मानते
फलस्वरूप पाकिस्तान रोता रह गया और भारत अपने काम में लगा रहा। अच्छा, अब इस बात को समझने के लिए भारत का यह कदम कितना बड़ा है, हमें 1947 के दौर में जाना होगा और इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। शुरुआत से समझाएं तो जब भारत और पाकिस्तान बटा तो नहरों को नियंत्रित करने वाले एडवर्क्स भारत में रह गए, जबकि लाखों एकड़ उपजाऊ जमीन और नहरों का जाल पाकिस्तान में चला गया। इसके बाद अप्रैल 1948 में जब अस्थायी समझौता खत्म हुआ तो पूर्वी पंजाब सरकार ने पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक दिया। पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। हालांकि तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के बाद पानी बहाल कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान को समझ आ गया कि उसकी लाइफलाइन भारत के हाथ में है। आखिर 9 साल की बातचीत के बाद कैसे एक तरफा समझौता हुआ, आइए इसे भी समझ लेते हैं। 19 सितंबर 1960 को कराची में नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने सिंधु जल समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते की अजीब बात पर रोशनी डाले तो भारत ने न केवल पाकिस्तान को 80% पानी दे दिया, बल्कि पाकिस्तान में नहरें और बुनियादी ढांचा बनाने के लिए अपनी जेब से 6.2 करोड़ पाउंड, जो कि वर्तमान समय के अनुसार 79.47 करोड़ से 79.80 करोड़ रुपए है। ये समझौता इसलिए भी अजीब था क्योंकि वैश्विक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऊपर बसा देश नीचे वाले देश को पानी भी दे और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के पैसे भी दे। ध्यान देने वाली बात यह है कि दशकों तक भारत ने इस असमान समझौते को निभाया। कारगिल युद्ध और मुंबई हमलों के बाद भी भारत ने पानी नहीं रोका, लेकिन आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान के लिए भारत का सब्र अब टूट चुका है। अप्रैल 2025 में पहलगांव में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद भारत ने साफ कर दिया है, यह पानी को राजनीति से अलग नहीं रखा जाएगा। भारत ने समझौते को ठंडे बस्ते में डाल दिया। पाकिस्तान ने इस समझौते को लेकर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का दरवाजा खटखटाया। मई 2026 में इस अदालत ने पाकिस्तान के पक्ष में फैसला देने की कोशिश की, लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया कि हम इस एक तरफा फैसले को कचरे के डिब्बे में फेंकते हैं। कुल मिलाकर भारत के सख्त और साफ रुख से एक बात साफ हो गई कि भारत अब रक्षात्मक मोड से निकलकर आक्रामक मोड में आ गया है। भारत अब पानी को सिर्फ एक प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के अचूक हथियार की तरह प्रयोग कर रहा है। गंगा नदी की जल बंटवारे को लेकर 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच संधि हुई थी। 30 वर्षों के लिए हुआ ये समझौता इस साल दिसंबर में समाप्त हो रहा है। इसे रिन्यू करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन अब बिहार भी अपना हक मांग रहा है। राज्य सरकार का कहना है 1996 में जब केंद्र की HD देवगौड़ा सरकार ने बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार के साथ समझौता किया था, तब उस समय बिहार को इससे अलग रखा गया था। साथ ही फरक्का बैराज से पानी बंटवारे को लेकर जो समझौता किया गया, उसका नुकसान बिहार को उठाना पड़ रहा है। बिहार ने जताई आपत्ति। बिहार सरकार का कहना है कि जब पानी की जरूरत होती है तो गंगा नदी में पानी कम रहता है, और जब बरसात का समय होता है उस समय बिहार को गंगा के कारण बाढ़ का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि फरक्का समझौते से बिहार को नुकसान हुआ है। जब केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल बंटवारे को लेकर नया फैसला लिया है, तो बांग्लादेश के साथ भी नया फैसला लेना चाहिए। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी का भी कहना है कि इस बार हम लोग अपने हक के लिए जोरदार तरीके से अपनी बात रखेंगे। ये बात सही है कि जो फरक्का ट्रीटी भारत और बांग्लादेश के साथ हुआ है, उसमें बिहार का पक्ष बहुत ही गहराई के साथ नहीं देखा गया। अब जब पुनरीक्षण का समय आया है तो बिहार यानी हम लोगों के लिए एक अवसर है। फरक्का बैराज और फरक्का ट्रीटी को लेकर जो बातें हम लोग कहते हैं, अब सामने बैठकर अपनी बात रखेंगे और वार्ता करके चाहेंगे कि बिहार की गहराई से चीज़ों को देखा जाए, और स्वाभाविक रूप से यह हम लोगों के लिए एक अवसर है। गंगा जल बंटवारे संधि में पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु की बड़ी भूमिका थी। कई बार बांग्लादेश की तरफ से भी आरोप लगाए जाते हैं कि उसे कम पानी मिल रहा है। बिहार सरकार का तो शुरू से इस समझौते को लेकर आपत्ति रही है। इस समझौते में बिहार के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इसको लेकर क्या राय है, आइए जानते हैं। फरक्का बैराज को लेकर कई बार केंद्र सरकार को चाहिए कि वो इसे तोड़ दे या फिर इसका नए ढंग से निर्माण किया जाना चाहिए। इसको लेकर केंद्र सरकार को पत्र दे चुके हैं। असल में बिहार सरकार का कहना है कि गंगा जब बिहार में प्रवेश करती है तो उसमें केवल 400 क्यूसेक पानी होता है, लेकिन बिहार से जब गंगा निकलती है
तो 1600 क्यूसेक पानी लेकर जाती है। फरक्का बैराज के निर्माण से गंगा के बहाव पर असर पड़ा है और इसके कारण सिल्ट काफी बढ़ गया है। बरसात के समय नेपाल से अधिक पानी आने पर बिहार के 1 दर्जन से अधिक जिलों में गंगा के पानी के कारण बाढ़ का खतरा बना रहता है। फरक्का बैराज की सभी गेट खोलने के बाद भी पानी का बहाव जिस तेजी से होना चाहिए नहीं होता, लिहाजा इसे तोड़ देना चाहिए या आधुनिक तरीके से बनाना चाहिए। बिहार ने राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति बनाने की भी मांग की है। 1996 में जो फरक्का ट्रीटी हुई उसमें बिहार का पक्ष गहराई से नहीं देखा गया। अब जब संधि के पुनरीक्षण का समय आया तो यह हम लोगों के लिए एक अवसर है। हम सामने बैठकर अपनी बात रखेंगे और चाहेंगे कि बिहार के हितों को ध्यान में रखकर फैसला हो। बिहार को समझौते से होने वाला नुकसान असल में गंगा पर पिछले 3 दशक से भी अधिक समय से काम करने वाले डॉल्फिन मैन का कहना है कि बांग्लादेश के साथ जो फरक्का ट्रीटी हुआ उससे बिहार को तो नुकसान ही हुआ है। गंगा के पानी को रोका गया, फरक्का बैराज बनाकर कि हुगली को अधिक से अधिक पानी मिले इसकी व्यवस्था की गई, लेकिन अधिक पानी तो बांग्लादेश जा रहा है। गंगा के प्रभाव को रोका गया, उस वजह से बिहार को बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ता है। वे बताते हैं कि कोसी नदी में पहले से ही सबसे अधिक सिल्ट गाद है, ऊपर से गंगा का पानी भी सिल्ट होता है। ऐसे में सिल्ट के कारण बाढ़ जबरदस्त कहर बरपाती है, साथ ही कटान भी कई इलाकों में बढ़ जाती है। झारखंड का पथरीला इलाका है, इसलिए वहाँ कटान नहीं होता, लेकिन खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और नवगछिया के इलाके में काफ़ी कटान होता है। ऐसे में समझौता बिहार के लिए हितकारी नहीं है। कोलकाता बंदरगाह के लिए हुगली को भी पानी अधिक चाहिए, इसलिए बांग्लादेश के साथ जब समझौता फिर से हो रहा है तो उसमें भारत को हित देखना है। सबसे पहले जरूरी है कि हम कितना अधिक से अधिक पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश को ब्रह्मपुत्र का भी पानी आ रहा है, तीस्ता का भी पानी जा रहा है और बरक नदी का भी पानी जा रहा है, जिसे मेघना नदी कहते हैं। तो बांग्लादेश को पानी की कमी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से बांग्लादेश हमेशा पानी कम मिलने का रोना रोता है। फरक्का बैराज जहां बना है वहां सिल्ट काफ़ी जमा हो गया है। उसे हटाने के लिए 1975 से ही बड़ी बड़ी मशीनें रखी गई हैं, लेकिन मशीन ऑपरेट नहीं होती। इसके कारण फरक्का बैराज के आसपास सिल्ट से आइलैंड बन गया है। ऐसे में सबसे पहले सिल्ट हटाने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल को विश्वास में लिए बिना बांग्लादेश के साथ गंगाजल पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। असल में फरक्का बैराज से पानी कोलकाता पोर्ट को मिलता है, इसलिए समझौते का सीधा असर पश्चिम बंगाल पर पड़ना तय है। जब मछलियां कम होंगी तो स्वाभाविक है कि डॉल्फिन पर भी असर पड़ना है। डॉल्फिन के आवास स्थान से लेकर भोजन तक पर असर पड़ रहा है। 2009 में जब डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव जंतु घोषित किया गया तो जैसे टाइगर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो इसलिए डॉल्फिन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। डॉल्फिन के वास स्थान को भी सुरक्षित रखना होगा, लेकिन हर जगह सिल्ट आ जाएगा तो मुश्किल तो बढ़ेगी। जब गंगा में सिल्ट बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि जल परिवहन पर भी असर पड़ेगा। पहले तो भारत सरकार बरहमपुर तक परिचालन करती थी, लेकिन बांग्लादेश के साथ स्थिति बेहतर नहीं है। बिहार में यदि गंगा में पानी अधिक आएगा तो सिल्ट के कारण तो बाढ़ की विभीषिका भी झेलनी पड़ेगी। ऐसे में उसका भी ख्याल रखना होगा। भारत और बांग्लादेश में गंगा नदी कुल मिलाकर 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बिहार में गंगा 445 किलोमीटर की लंबाई में बहती है और 12 जिलों से होकर निकलती है। जिन जिलों से होकर गंगा नदी बहती है उनमें बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, खगड़िया और कटिहार शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है गंगा जल योजना। इसके तहत बाढ़ के समय गंगा जल को मोकामा के हाथीदह से पाइप के सहारे राजगीर गया, बोध गया और नवादा में गंगा जल की आपूर्ति के लिए की जाने की शुरुआत है। 5000 करोड़ से अधिक की राशि इस योजना पर खर्च हो चुकी है। आने वाले समय में पटना के लोगों को भी गंगा जल आपूर्ति पाइप के सहारे करने की योजना सरकार की है। बिहार को अपने हित की बात जोर शोर से करनी चाहिए, क्योंकि इस संधि से राज्य को काफी नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार को सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर समझौते को आगे बढ़ाना होगा। जब सिंधु नदी को लेकर हमने पाकिस्तान को चुनौती दे दी है तो फिर बांग्लादेश के साथ भी हमें अपने हित का ही पहले ख्याल रखना चाहिए। जानकारों के अनुसार भारत और बांग्लादेश के बीच 54 नदियों के पानी का साझा करता है। ऐसे में कई नदियों के पानी को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है, लेकिन गंगा में सबसे अधिक पानी जाता है। बांग्लादेश में वह गंगा पद्मा के नाम से जानी जाती है। जब समझौता हो गया तो दोनों देशों के बीच
गंगाजल बंटवारे पर विवाद नहीं रह गया था, लेकिन अब स्थितियां काफी बदल गई हैं। बांग्लादेश में भी स्थिति बदली हुई है और गंगा में सिल्ट के कारण भी स्थितियां बदली हैं, तो उन सबको देखकर ही नया समझौता करना होगा। गंगाजल बंटवारे को लेकर यदि दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बनी तो तय है कि नया समझौता हर हाल में करना होगा। भारत और बांग्लादेश दोनों अपने अपने हितों को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन ये समझौता इस बार भारत अपनी शर्तों पर करना चाहेगा। ऐसे में ये भी देखना है कि उसमें बिहार के हितों का कितना ख्याल रखा जाता है। हालांकि राज्य सरकार के रुख को देखकर लगता है कि बिहार इस बार अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। हमारी इस खास पेशकश से फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए आप एशियन न्यूज। नमस्कार।